Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we will talk about the fourth chapter of economics of class 10th, which is globalization and Indian economy. Okay, so what is globalization? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वैश्वीकरण, यानी भारतीय अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, यानी किसी भी देश के द्वारा क्या जो है उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता था उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक क्या है कि जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है किया जाता था। लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज, देश किसी भी देश में जो है 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रोडक्शन था वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था। और जो कॉलोनीज़ थी, जैसे कि इंडिया जैसी कॉलोनी, अब देखिए कॉलोनी क्या होता है, तो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे होते हैं, उनको मैं डिफाइन करती हूँ। एक होता है इम्पेरियल कंट्री और एक होता है कॉलोनियल कंट्री, है ना। तो देखिए इम्पेरियल कंट्री क्या होता है, तो पहले हम लोग जानते थे कि पहले जैसे कि 20वीं शताब्दी के बारे में बोल रहे हैं, तो उस टाइम क्या था कि कोई अलग अलग कंट्रीज जो थी या अलग अलग जो हम ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं वो दूसरे पर जाके जो है राज करते थे। जैसे कि इंडिया पर जो है अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो वो कंट्री जो कि किसी दूसरे कंट्री पर राज करती थी उसे हम इम्पेरियल कंट्रीज़ कहते थे। जैसे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था, तो हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जहाँ से आई थी वो जो था वो इम्पेरियल था, इम्पेरियल कंट्री था, वो जिस कंट्री से आए थे। और जो जिस कंट्री पर जो इम्पेरियल कंट्रीज राज करते हैं उन्हें हम कॉलोनियल कंट्रीज बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया था, तो इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गई थी, तो इंडिया को हम कॉलोनियल बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिया जैसी जो कॉलोनी जो थी, जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वो रॉ मटेरियल्स और फूड स्टफ्स को जो है, और जो जो फिनिश्ड गुड्स थे, मतलब ऐसे जो सामान और प्रोडक्ट जो वस्तुएं थी जिनको वो बना चुके थे, और रॉ मटेरियल्स, इन सब का जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, उन सब का निर्यात करते थे। ठीक है, और ट्रेड यानी व्यापार जो था वो सबसे मुख्य एक स्रोत था जिसके द्वारा जो है दूर दूर तक स्थित कंट्रीज़ को जो है उनके बीच जो है कनेक्शन का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, ये जो है, ये जो ट्रेड था ये बहुत लार्ज कंपनीज के द्वारा किया जाता था, जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसी, जिसे हम हिंदी में एमएनसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इनके द्वारा जो है ये ट्रेड किया जाता था बड़े पैमाने पर। ठीक है, एक एमएनसी क्या है, तो एन एमएनसी इज ए कंपनी दैट आउन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी एमएनसी जो है एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा संगठन है जो कि जो है एक से अधिक देशों, एक से अधिक राष्ट्र में जो है, एक से अधिक देशों में जो है वो उत्पादन पर जो है उनका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, जो एमएनसी होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में ऑफिसेज और फैक्ट्रीज़ का जो है ये निर्माण करती है, और वहाँ से जो है ये वहाँ पर जो है अपने ऑफिसेज और अपने दफ्तर और फैक्ट्रीज़ का वहाँ पर निर्माण करती है, जहाँ पर इन्हें सस्ते लेबर मिल सकें, यानी सस्ते दाम पर जो है इन्हें मजदूरी करने वाले मिल सकें, और भी जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जो कि इनकी फैक्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे स्थान पर जो है ये अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज़ को जो है लगाते हैं। ठीक है, जो एमएनसीज होते हैं इनका सिर्फ काम ये नहीं होता कि ये सिर्फ जो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं इनकी सेलिंग करवा दें, वैश्विक स्तर पर इनका सेलिंग करवा दें। ठीक है, लेकिन उनसे भी एक महत्वपूर्ण इनका काम होता है कि ये जो है गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, मतलब जो एमएनसीज होती हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का सिर्फ जो है वो सेलिंग नहीं करती वैश्विक स्तर पर, जबकि वे जो है उसका उत्पादन भी करती हैं वैश्विक स्तर पर। ठीक है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ये एमएनसीज है इनके द्वारा जो प्रोडक्शन है वो जो है इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, यानी कॉम्प्लेक्स वे से जटिल तरीके से जो है इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज़, यानी ऐसे उत्पादन जो कि जो है अलग अलग कंट्रीज़ को जो है, अलग अलग कंट्रीज जो कि दूसरी जगह स्थित हैं उनके बीच इंटरलिंकिंग, यानी उनके बीच जो है कनेक्शन का काम, ये जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो एमएनसीज हैं ये कहाँ पर अपना जो है फैक्ट्रीज लगाती हैं, जहाँ पर जो है इनको जो है किसी मार्केट के निकल, यानी जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बेचने वाले उनको खरीदने वाले सफिशिएंट क्वांटिटी में पब्लिक हो, मतलब वहाँ पे मार्केट हो, तो वहाँ पर जो है ये अपने एमएनसीज को जो है अपने प्रोडक्शन का सेटअप करते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी अवेलेबल हो, इन्हें मतलब इन्हें कम दाम पर जो है अच्छे जो है और कुशल जो मजदूर जो है इन्हें उपलब्ध हो, और वहाँ पर जो है दूसरी जो अवेलेबिलिटी जो कि फैक्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कच्चा माल हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये सब, तो ये सब देख के जहाँ पर ये सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, यहीं पर जो है एमएनसीज जो है अपने प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है स्थापित करती हैं। ठीक है,
और वो मनी जो कि जो है एसेट्स, यानी वे मनी जो दूसरे जो सामान जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स और दूसरे इक्विपमेंट जो कि प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब को खर्च करने में जो पैसा खर्च किया जाता है उसी को जो हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो एमएनसीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो उनके द्वारा खर्च किया जाता है इन सब के बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, इन सब पर, इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच ज्वाइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। जो लोकल कंपनीज होती हैं तो वो एमएनसीज के साथ जब मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन करती हैं तो उनके जो है उसका यहाँ पे टू फोल्ड्स, इसके यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट क्या यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, टू फोल्ड्स, यानी लोकल कंपनीज को है कौन से जो दो फायदे जो है, बेनिफिट जो है वो होते हैं जॉइंट प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कि जो एमएनसीज होती हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वो मनी प्रोवाइड करते हैं इन लोकल कंपनीज़ को एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी जब उन्हें और भी अधिक खर्च की आवश्यकता होती है अपने अच्छे प्रोडक्शन के लिए, तो वो जो है एमएनसीज जो है उन्हें प्रोवाइड करती हैं मनी। जैसे कि अगर किसी लोकल कंपनी को अगर नए मशीन्स अपनी तेज़ी से जो है प्रोडक्शन के लिए, तेज़ी से उत्पादन के लिए नए मशीन्स की आवश्यकता है, तो वो जो है उन्हें एमएनसीज से जो है सपोर्ट मिल जाता है, एमएनसी उन्हें मनी प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। और एमएनसीज जो है वो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जो है, यानी नई नई आधुनिक तकनीकें जो है उसको भी लाती है उत्पादन के लिए, तो इससे भी जो है लोकल कंपनीज जो है उन्हें फ़ायदा होता है, ठीक है। और बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। जो एमएनसी का जो एक मुख्य यहाँ पर एक कार्य दिया हुआ है, उनका एक कॉमन रूट दिया हुआ है सामान्य काम की, जो एमएनसीज होती हैं वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो लोकल कंपनीज को जो है वो खरीदने में जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं। एमएनसी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं वो लोकल कंपनीज को खरीदती हैं ताकि जो है वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सके, उसका विस्तार कर सके और भी अधिक बड़े पैमाने पर जो है वो अपना प्रोडक्शन कर सकें, मतलब अपने ब्रांचेस जो है बढ़ा सके, ठीक है। जो बहुत सारी जो टॉप एमएनसीज होती हैं, मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट। और बहुत सारी जो एमएनसीज होती हैं, जो मतलब एमएनसीज जो कि विकास करती रहती हैं, वो जिस कंट्री में होती हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट का भी जो है जो एंटायर बजट होता है उसमें भी जो है वो डेवलप करती हैं, यानी डेवलपिंग कंट्री का जो मतलब उसका जो इकोनॉमी है उसमें भी जो एमएनसीज जो है उसमें सपोर्ट करती हैं उस कंट्री के गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी सी दैट देयर आर ए वैरायटी, मतलब हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा जो एमएनसी है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, वो अपने प्रोडक्शन को जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और लोकल प्रोड्यूसर्स को भी जो है अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और अपने से जो है उन्हें जोड़ रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो वैश्विक स्तर पर जो है यानी विश्व भर में जो है अलग अलग कंट्रीज़ को जो है अपना प्रोडक्शन जो है दे सकें। जो एमएनसीज होती हैं, एमएनसीज आर एक्सर्टिंग ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्शन एट दिस डिस्टेंट लोकेशंस। और ये जो अलग अलग लोकेशन है इन पर भी जो है एमएनसीज जो है अपना एक बहुत ही जो है मजबूत प्रभाव जो है वो बनाती हैं, ठीक है। इसका क्या परिणाम होता है कि जो उनका प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग लोकेशन पर जो है उनका प्रोडक्शन जो है डिस्पर्स हो जाता है, यानी अलग अलग जगह पर जो है उनके प्रोडक्शन जो है दूर दूर तक जाते हैं। और इससे जो है उन सारे जो अलग अलग जगह होंगे, अलग अलग लोकेशंस होंगे, उनके बीच जो है एक इंटर कनेक्शन का काम करवाता है, ठीक है। इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं ट्रेड के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारा है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड यानी जो है अपने देश से बाहर जो है फॉरेन ट्रेड, और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स यानी जो मार्केट्स हैं उनका जो है इंटीग्रेशन यानी मतलब इसका यहाँ पर है एकीकरण, ठीक है। यानी मार्केट्स का जो है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेड होते हैं वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी, उनको एक अवसर प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जो है वो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। यानी जो फॉरेन ट्रेड्स होते हैं वो जो है एक प्रोड्यूसर को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वो जो अपने उनके जो घरेलू मार्केट्स है, उनका जो घरेलू मार्केट है उससे आगे बढ़कर जो है वो मतलब जो है और अपनी कंट्री में जो है उससे आगे बढ़कर उससे एक बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन को जो है अपने प्रोडक्शन का जो है उनका सेलिंग करें, ठीक है। For the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding choice of goods beyond what is domestically produced.
और जो बायर्स होते हैं यानी जो खरीदार होते हैं वो जो है वो दूसरे कंट्री से आए हुए जो प्रोडक्शंस है उनका जो है उनको जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब जो उनके जो बाहरी किसी कंट्री से या कहीं बाहर से जो फॉरेन गुड्स आए हुए होते हैं दूसरे के द्वारा उनका जो उनको खरीदते हैं, ये जो अब एक्सपेंड होता जा रहा है यानी वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अतिरिक्त जो है वे जो बाहरी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है खरीदना जो है ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये जो है एक्सपेंड भी हो रहा है यानी विस्तृत भी हो रहा है। ठीक है, सामान्यतः हम कह सकते हैं इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेड फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि व्यापार की वजह से जो है जो गुड्स हैं और जो गुड्स हैं और या सर्विसेज भी हम कह सकते हैं वे जो है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट जो है एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक है उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसीलिए जो फॉरेन ट्रेड है हमारा वो जो है उसका इन सब का कारण परिणाम क्या है कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो अलग अलग मार्केट्स हैं उनके बीच जो है एक कनेक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो मार्केट्स हैं उनका इंटीग्रेशन हो जाता है यानी वे एकीकृत हो जाती हैं। ठीक है, उनमें यूनिटी बढ़ जाती है और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच भी जो है इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड होता है हमारा उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे एमएनसीज के द्वारा भी जो है कंट्रोल होता है, उसके द्वारा नियंत्रण में रहता है। ठीक है, ए रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शंस एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। यानी फॉरेन ट्रेड्स के बड़े होने पर जो है यानी फॉरेन ट्रेड्स के बढ़ने से जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच जो है उनके बीच भी जो है इंटीग्रेशन बढ़ता है यानी उनका एकीकरण जो है वो संभव हो पाता है, वो बढ़ता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है एक बड़ी तेज़ी से जो है इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्शन एकीकरण जो हो रहा है या आपस में जुड़ाव जो हो रहा है वो अलग अलग कंट्रीज़ का हो रहा है, इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। यानी कंट्रीज़ का जो रैपिड तरीके से यानी बहुत ही जल्दी जो इंटीग्रेशन हो रहा है उनका एकीकरण हो रहा है उसे ही हम जो है ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं, वैश्वीकरण का नाम देते हैं। ठीक है, जो एमएनसीज हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है एक बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं। ठीक है, जितने अधिक से अधिक पैमाने पर जो गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी है वो एक से दूसरे कंट्री के बीच जो है उनका जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनका इंटर कनेक्शन और इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उससे जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, फैक्ट्रीज दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन यानी वैसी फैक्ट्री जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो है वो इनेबल करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है उसके रैपिड इम्प्रूवमेंट यानी टेक्नोलॉजी के जल्दी इम्प्रूवमेंट से जो है इम्प्रूवमेंट जो है एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, यानी जो है एक फैक्टर हम कह सकते हैं जो कि जो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को जो है स्टिमुलेट करता है यानी जो है उसको बढ़ाता है, इसको उद्दीपक हम मतलब कह सकते हैं कि जो ये जो है ना जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबलाइजेशन का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो है पिछले 50 साल में बहुत ही अलग अलग तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसे जो है ट्रांसपोर्ट के बढ़ने से जो है दूर तक के देशों तक जो है इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है गुड्स और सर्विसेज का, जिससे जो उनका इंटीग्रेशन होगा, इंटरकनेक्शन होगा उनके बीच और ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ा भी है। ठीक है, Even more remarkable have been the development of information and communication technology। और जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो उनके बीच उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी जो है रिमार्केबल है, वो भी स्मरणीय है, इससे भी जो है ग्लोबलाइजेशन जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इन सब ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनके भी डेवलपमेंट से जो है जो ग्लोबलाइजेशन है उनमें भी जो है रैपिड इंक्रीजमेंट हुआ है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फॉरेन ट्रेड है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो कितने लिबरलाइज्ड हैं यानी कितने वो स्वतंत्र हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, यानी जो टैक्स जो कि कर जो लगान जो इम्पोर्ट्स पर जो निर्यात पर लगाया जाता है वो एक उदाहरण है ट्रेड के बैरियर का, यानी वो जो है एक व्यापार में जो है एक बाधा की तरह काम करता है, एक बाधक फैक्टर जो हम कह सकते हैं टैक्स को। ठीक है, इसे हम बैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला देता है। ठीक है, कि मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर जो टैक्स है वो एक बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, और जो
जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इन ट्रेड बैरियर्स को जो है, द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। जो गवर्नमेंट है वो इन ट्रेड बैरियर्स को यूज़ करके जो है अपने कंट्री में फॉरेन ट्रेड को बढ़ा या घटा सकती है। जैसे कि अगर उसने टैक्स बढ़ा दिया, मतलब वो फॉरेन ट्रेड को जो है वो डिक्रीज कर रही है। अगर उसने टैक्स कम कर दिया, यानी वो फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इससे जो है ट्रेड के द्वारा जो है, ट्रेड बैरियर्स के द्वारा जो है कोई भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उनकी कंट्री में जो है किस टाइप के गुड्स जो है और किस कंट्री से गुड्स जो है वो कितनी मात्रा में जो है आने चाहिए, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंस के बाद जो है इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो है बैरियर्स लगाई हुई है, ठीक है। और ये जो है ये ज़रूरी भी है, ये नेसेसरी है, क्योंकि जो है इससे जो है जो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे देश के जो उत्पादक हैं, उनको जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनके साथ जो है उनके साथ प्रतिस्पर्धा, उनके साथ कंपटीशन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अब जब उनके प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में ज़्यादा पैमाने पर आने लगेंगे तो जो हमारी यहाँ की जो हमारे सिटीजन्स हैं वो बाहरी प्रोडक्ट्स को ही लेना जो है सरल समझेंगे, सिंपल समझेंगे, आसान समझेंगे, क्योंकि वो जो है वो उनको सस्ते और कम दामों पे जो है अच्छे मिलेंगे। जबकि जो हमारे देश में जो है, अब चूँकि हमारे देश जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पर जो है जो गुड्स हैं वो महंगे भी मिलेंगे और उनकी क्वालिटी भी जो है फॉरेन प्रोडक्ट से थोड़ी लो होगी। तो जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो इम्पोर्ट जो अलग अलग देश से जो आए हैं सामान, उन्हें जो है लेना पसंद करेंगे। तो इसलिए जो है जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो है टैक्स लगाकर एक बैरियर के रूप में लगाती है, जिससे कि जो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ना करना पड़े फॉरेन गुड्स के साथ, ठीक है। बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब जो है एक बड़े पैमाने पर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बैरियर्स को हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है अब गुड्स का फॉरेन कंपनीज के साथ, वो अब ईजिली हो चुका है और कोई भी अलग कंट्री जो है आके जो है आसानी से जो है किसी दूसरे देश में जो अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिस जो है स्थापित कर सकती है। और जो बैरियर्स का रिमूवेशन है, जो इसका निरस्तीकरण किया गया है इन बैरियर्स का या इस रेस्ट्रिक्शंस का, जो हम कह सकते हैं जैसे कि टैक्स हो गया हमारे, इन सब को रिमूव करके जो गवर्नमेंट है जो अलग अलग जो फॉरेन ट्रेड्स है उनको लिबरलाइजेशन यानी उनको स्वतंत्र कर दे रही है, उनको स्वतंत्रता प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर। मतलब पहले के ज़माने में जो पहले जिस स्तर पर जो रेस्ट्रिक्शन दिया जाता था फॉरेन ट्रेड को, वो आज की सरकार जो है उसको बहुत ही कम कर चुकी है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अब जो फॉरेन ट्रेड्स है वो ज़्यादा लिबरल हैं, वो स्वतंत्र हो चुके हैं पहले की तुलना में। अभी यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations। मतलब हम देखते हैं कि इन फॉरेन ट्रेड्स का जो लिबरलाइजेशन है, जो इनका स्वतंत्रता है उनके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर इंडिया में, वो जो है बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही शक्तिशाली जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके द्वारा जो है इनको सपोर्ट किया गया है, ठीक है। उनको सपोर्ट मिला इनको हटाने में, उनको लिबरलाइज करने में, उनको स्वतंत्र कराने में, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका कहना है कि जो ये बैरियर्स हैं ये फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, इसलिए जो ये बैरियर्स है ये नहीं होने चाहिए। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है हमारा, ये एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी उसको जो है स्वतंत्र करना और इन बैरियर्स को जो है ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, ठीक है। Though WTO is supposed to allow a free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। तो अब चूँकि WTO जो है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोज करता है, वो क्या सोचता है कि वो जो है सबको जो है फ्री ट्रेड अलाउ करे सबके लिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मतलब बिना वो अनफेयरली यानी अच्छे तरीके से नहीं जो है वो इन ट्रेड बैरियर्स का जो है ट्रेड बैरियर्स के हटने का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जो विकासशील कंट्रीज़ हैं, उनको ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने के लिए जो है फोर्स कर रही है, उन्हें उन पर प्रेशर डाल रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इन ट्रेड बैरियर्स को हटा दें। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछले 20 सालों में जो है, इन द लास्ट 20 ईयर्स, जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्लोबलाइजेशन है
वो बहुत ही एक बड़े पैमाने पर हुआ है, ठीक है। और इस ग्लोबलाइजेशन से जो है एक बहुत ही बड़े पैमाने पर जो कंपटीशन है वो प्रोड्यूसर्स के बीच जो है देखने को मिला है। लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ी है, ठीक है। जो कि एक एडवांटेज है, जो कि एक फ़ायदेमंद है हमारे कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अब उनमें प्रतिस्पर्धा होगी लोकल और फॉरेन में, तो वो चाहेंगे कि एक से जो है एक से अच्छा प्रोडक्ट कोई दूसरा जो है वो प्रोड्यूस करे। तो इससे जो है जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट है उन्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छा पार्ट था, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा काम था, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट दोज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। तो इसी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप जो आज के लोग हैं तो वो जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड में यानी अच्छा लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। वो जो है अब उसे जीते हैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल को, ठीक है। जो एमएनसीज हैं वो अपना भारत में अपना इन्वेस्टमेंट जो है पिछले 20 सालों में बहुत ही उन्होंने इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब ये है कि जो भारत में जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो भारत में वो इन्वेस्ट करते हैं अपने फैक्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो एमएनसीज के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए पिछले 20 सालों में उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition। और बहुत सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज है वो भी जो है इस बढ़ती कंपटीशन से जो है वो भी जो है उन्हें जो है बेनिफिट, उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। और अंततः हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, हमारा जो वैश्वीकरण है, वो बहुत ही ज़्यादा जो इंडियन कंपनीज हैं जो मतलब अभी इमर्ज कर रही हैं, यानी जो अभी जिनकी उत्पत्ति हो रही है वो भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल्स के रूप में जो है वो आ रही हैं। मतलब जो है वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो है यानी अपनी कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी जो अपना प्रोडक्शन जो है वो कर सकती हैं, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो नए नए अवसर भी ला रहा है कंपनीज़ के लिए, ताकि जो है वो अलग अलग तरीके से सर्विस जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। और पार्टिकुलरली उन्हें प्रोवाइड करे जो कि आईटी से इन्वॉल्व करते हैं, आईटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो एक अच्छा जो एक फेयर जो ग्लोबलाइजेशन है, जो एक शुद्ध वैश्वीकरण है, उसके लिए उसको क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये जो है इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना। तो पीपल विथ एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे लोग जो कि कुशल लोग हैं, जो शिक्षित हैं और जो धनी लोग हैं, वे जो है ये जो उन्हें अवसर दिए जा रहे हैं वो उसका वो अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर जो है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जो है ये जो बेनिफिट्स हैं उसमें जो है वो अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पाते, उन्हें जो इससे फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो जो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन है, जो मतलब जो एक सफल जो एक वैश्वीकरण हम उसे ही कहेंगे जो सभी के लिए जो है अवसर क्रिएट करे, सभी को अवसर जो है वो प्रदान करे और सबको जो है वो अच्छा बेनिफिट दे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनी वर्ग को वो बेनिफिट दे, वो सारे लोगों को जो है कम्प्लीटली पब्लिक को जो है वो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा बेनिफिट मिले। ऐसा होगा तभी जो है ग्लोबलाइजेशन जो है एक सफल ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। हमारी सरकार जो है एक मेजर रोल प्ले कर सकती है ऐसा पॉसिबल करवाने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन से सभी को बेनिफिट हो। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। जो ग्लोबलाइजेशन के लिए जो पॉलिसीज़ जो उनके जो पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, उनके द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो वो ऐसे बनाए जाने चाहिए कि वो केवल रिच और पावरफुल को ही नहीं प्रोटेक्शन दे, बल्कि वो किसी भी कंट्री के सभी जो पीपल हैं, जो दोनों सेक्शंस के लोग हैं, रिच और पुअर दोनों सेक्शंस के जो लोग हैं, उन सभी को जो है उन सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है उसका क्रिएशन करें। और वो तभी सफल होगा जबकि वो जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी जो है अच्छा एक उनको सपोर्ट दे, उनको अपॉर्चुनिटी दे, जिसके द्वारा वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और समय के साथ वे भी जो है वो इतने काबिल हो जाए, मतलब इतने अच्छा वो भी प्रोडक्शन करने लगे कि वो भी जो है वो फॉरेन ट्रेड्स को कम्पीट करें, उनके साथ वे भी प्रतिस्पर्धा करें। इस काबिल जो है बनाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट जो है ग्लोबलाइजेशन के मतलब एक सफल ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो है वो दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना चाहिए किसी भी देश के सभी लोगों को, ठीक है। और जब आवश्यकता पड़े तो गवर्नमेंट को जो है ट्रेड बैरियर्स का भी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि लोकल प्रोड्यूसर जो है वो भी जो है अपने प्रोडक्शन का जो है शेयरिंग, अपने प्रोडक्शन का जो है मार्केटिंग कर सके, ठीक है। पिछले कुछ सालों में क्या है कि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द WTO।
यानी पिछले कुछ सालों में लोगों के संगठन द्वारा ऐसे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं जो कि जो है WTO में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी जो है एक कुछ अपना जो है अपनी भूमिका निभा सकते हैं एक सफल ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दिस विल बी इजली अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel. Thank you.